ओके जी, सो मैनी फेसेस, सम ऑफ यू आर फेमिलियर और कुछ ये है कि नए भी होंगे, कुछ फ्रेशर वाले भी होंगे। तो पहले तो एक सवाल मैंने उस पर सेशन भी रखना है अभी कि यार अगर 100 नंबर का पेपर किया तो उसमें से 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर, 6 नंबर वाले से मैं मिला भी पर्सनली, ऑफिस बुलाया था उसको मैंने, मतलब वो तफरी वाले में सच में बुलाया था मैंने उसको। तो मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने बोला मुझे एक बात बताओ यार तुमने क्या किया था। बोला तुम सुनना मेरी बात, उसने जवाब क्या दिया, देखो क्लेम करना इज़ वेरी इजी। मैंने कहा तुमने कहीं से भी पढ़ा हो यार, तुम आओ। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रहा था इन 2-3 दिन, क्योंकि ऐसी बात है, हमने बोला जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, बच्चा डिसाइड करे कि कौन सा पेपर देना है कौन सा नहीं देना, तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो बच्चे आ गए, जब बिजी था ऑफिस में बुला लिया था मैंने, तो जो वहाँ पे आए तो मैंने उस 6 नंबर वाले से स्पेसिफिकली पूछा, बोला सर मैंने रिविजन नहीं कर सका था मैं। बच्चे ने क्या बोला, रिविजन नहीं कर सका था मैं। तो मैंने कहा फिर, तो बोला बस जहाँ समझ आया 100 नंबर का मैं पेपर करके आ गया। तो यार ये गलत है ना, मतलब आपको समझ आ गया आप 100 नंबर का करके आ गया, इस पर तो आपको फिर 6 नंबर भी मुश्किल से मिलने चाहिए। मैंने कहा आपके कौन, बोला सर मैंने 2 महीने पहले ख़त्म कर दी थी तैयारी, उसके बाद रिवाइज़ नहीं किया। तो भाई फिर ये होगा अनलेस कि आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हों जिस पे आप ये कहें कि आपको याद रहती हैं चीज़ें। भाई मुझे तो याद नहीं रहती चीज़ें, मैं तो आज भी क्लास में भी तैयारी करके आता हूँ, तो आज भी क्लास में तैयारी करके आता हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार मैंने शुरू से बताया था मैंने हमेशा हर बच्चे को कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यार खुदा के वास्ते रिवीजन पक्का रखें, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें। इफ़ यू वोंट प्रैक्टिस आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी है। अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हमने कितने कर लिए, रिस्क कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गए, और हमारा इंटरनल कंट्रोल हमने बेहतरीन तरीके से समझा, पूरी प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो समझे, मज़ा भी आ रहा था। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया कि सर मैं तो आप ही का स्टूडेंट था। तो भाई मतलब मेरे स्टूडेंट होने का ये तो मतलब नहीं है कि मतलब पास ही होना है, आप गलती भी तो कर सकते हो ना। मैंने बोला आपने गलती क्या की, नहीं सीधी सी बात है भाई, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मतलब आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो ये गारंटी है। भाई मैं कह रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं लॉजिकल पढ़ाऊंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, और मैं पेपर के कैलिबर का पढ़ाऊंगा। पर उसमें भी अगर आप भंड करोगे तो फेल हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो। मैंने तो सिंपल ये बताओ ना, मैंने तो पहले दिन पे क्लियर किया था। आप मेरे जितने अच्छे कॉन्सेप्ट ले लो, जितनी अच्छी कहानियों के साथ, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट आप फेल हो जाओगे। एग्रीड? बोला था, खुद पे रख के बोला था, बिल्कुल बोला था। मैंने कहा दूसरी चीज, आप कॉन्सेप्ट नहीं लेते, आप बुक का रट्टा लगा के चले जाते हो, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का ये हुआ था कि बच्चा रट्टा लगा के चला गया, उसने बोला यार नहीं, प्रैक्टिस खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी थी, वो भी फेल हो गया। अगेन आप रट्टा लगाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, मसला है। आपने प्रैक्टिस भी करनी है, रट्टा भी लगाना है। रट्टा इन द सेंस कि याद करनी है चीज़ें। भाई कुछ चीज़, मैंने फॉर एग्जांपल जैसे अनीब है, अनीब मुझे कहता है कि यार सर मैंने इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर खोला, और इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में क्या तुमने हर एक साइकिल को रीड कर लिया, अल्फाज मिल गए? अच्छा मैंने जो तुम्हें लिखने का तरीका सिखाया वो एक सेवियर है। सेवियर इन द सेंस कि तुम सेफ हो सकते हो, बच सकते हो कि अगर कोई नई चीज़ आ जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, लास्ट टाइम थे 900 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ऑडिट में। आपको पता है जो प्रैक्टिस सेशन लेते थे मैंने 25 कराए थे, इसमें ऐसा ही है ना, 24-25 सेशन कराए थे मैंने, उसमें मल्टीपल सवाल हुए होंगे। सेशन कितने लोग लेते थे? 40। 944 का रेशियो समझते हो? एक्सट्रीम डिफरेंस है ना। तो फिर वो एक्सट्रीम डिफरेंस वाले ही पास होते हैं, अनलेस के जो बकाया बच्चे हैं इतने चीते हों कि वो खुद से हैंडल कर लेंगे। इधर आ जाना यानी आगे उधर वो खुद से हैंडल कर लेंगे। तो देखो ये जो रिजल्ट का रेशियो है ना, वो भी इसी चीज़ पे डिटरमिन करता है कि भाई आप कितना पंक्चुअल हैं, कितनी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो जहर लगता है ना, ये जो रिकॉर्डिंग वाला मैकेनिज्म है कि बच्चा ईस्ट पे होता है, बच्चे ने बोला कि आज भाई मुझे इस इवेंट पे जाना है, दादी मामा चाची फूफा का इंतकाल हो गया, वहाँ पे भी जाना है, बिरयानी खा के आनी है। ओ भाई होता रहेगा, सीधी सी बात है यार। मतलब एक बच्चा, अब सुनना मेरी बात, एक फर्म में बैठा हुआ बच्चा सीए फाइनल का, उसका भी सीए फाइनल के पेपर है ना दिसंबर में, है या नहीं है? बिल्कुल है। अभी सीफे में जिसमें तुम्हें भी लाइब्रेरी से निकाल दिया गया है, जो जाते हो तो निकल दिया गया ना। अब और बच्चा फर्म का बच्चा है। अब मैंने बोला कि भाईजान मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ इसलिए बातें कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ आए कि भाई ये गलतियां नहीं करनी है यार, यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। वो मुझे कह रहा है कि भाई मेरी अम्मी की कज़न की डेथ हुई है। मैंने कहा तेरा क्या काम है? हाँ बिरयानी,
मैंने कहा कोई और चाहिए कि उनकी कोई मतलब साहबजादी वगैरह है, क्या मसला है? बोला कुछ भी नहीं सर, अम्मी के साथ जा रहा हूँ। भाई आज भी अगर मैंने काम करना है, मैंने क्लासेस लेनी है, मैंने ऑफिस को मेंटेन करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मैं ज़्यादा काम करूँगा। मैं सेल्फिश हूँगा, मेरी अम्मी कहती हैं, और ये कोई इसमें वो गलत बात नहीं है। मतलब मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, लाइव आके यहाँ पे दुनिया देख रही है, मैं क्लेम कर रहा हूँ ये बात कि अगर मुझे मेरी वालदा कहती हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, रिश्तेदार के घर जाना है, मैंने कहा अम्मा बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, आप निभाएं। तो अम्मी ये भी कहती हैं कि तुम क्यों नहीं निभाते? मैंने कहा भाई मेरे वहाँ जाने पे अगर ये अफेक्शन या प्यार शो होता है, चलो देख किसी की अल्लाह ने करे मैयत होती है तो आप कभी कोई नहीं है घर से तो आप चले जाओ कॉन्डोलेंस के लिए, समझ आता है। पर जब है घर में बड़ा, वो जा रहा है भाई, उबर करीम है, कराओ। मैंने कहा अम्मी इतनी देर में आप मुझे बुलाएंगे ना, जितने पैसे मैं कमा सकता था ना उस टाइम के अंदर, उतने तो मैं लगा दूंगा। तो करीम से ट्रिपल, मतलब खैर कितने भी ये कमा सकता हूँ, सही है। तो कहने का मतलब इफ आई इन्वेस्ट माई टाइम एट द राइट प्लेस, आई एम गोइंग टू अर्न मनी ना। और तुम्हारा टाइम क्या है? तुम बोलोगे हम तो लगा रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे। ओ भाई पैसे के लिए कर रहे हो ना, मतलब पढ़ोगे पास होगे तो मिलेगा ना। तो कहने का मतलब है यार एक चीज़ सीख लो आज, ऑडिट के लिए क्या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ, सेल्फिश हो जाओ थोड़े से। सेल्फिश इन द सेंस अपने काम पहले, अपनी पढ़ाई पहले, सारी चीज़ें होने के बाद। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, आज भी हम लोग हर फ्राइडे को दोस्तों में बैठते हैं, मेरे दोस्त मुझसे इतना तंग है कि मैं सबसे पहले अपनी क्लासेस ख़त्म करूँगा, जिम जॉगिंग सब होगा, ये क्लास की तैयारी होगी, फिर जाऊँगा मैं। ये बैठे रहते हैं सारे। मैं कहता हूँ तुम लोगों को जाना है जाओ, मैं बाद में ज्वाइन कर लूँगा, पर अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर या तुम लोगों का करियर। तो पहले तो यार सेल्फिश हो जाना है। और रही बात ऑडिट के पेपर को पास करने के लिए, आपने परफेक्शन ऐसे लानी है कि आपके पास नॉलेज और लॉजिक्स पूरी होनी चाहिए। आपको लगता है कि भाई इस चीज़ का सेंस नहीं बन रहा, नहीं समझ आ रही, 1000 बार आपने पूछना है, ड्राफ्टिंग ला के चेक करानी है, पूछना है। जो बच्चे क्लास में होते हैं वो इतने पार्टिसिपेटिव होते हैं, उनको ये समझ आ रही होती है कि यार मैंने लिखा गलत है तो क्यों लिखा है, वो पूछते हैं ना। अब एक बच्चा घर पे बैठ के सिर्फ वो लाइव ले रहा है, या चलो लाइव भी एक्सेप्टेबल है, अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ले रहा है तो वो पूछेगा किससे, क्रॉस क्वेश्चनिंग किससे करेगा? फिर वो कंप्लेन करता है कि सर वो 900,000 बच्चों में मेरी क्यूरी गुम हो जाती है। तो भाई वो गुम होगी, क्योंकि ऐसी बात है जब तक कोई देखेगा। उस पर तफरीयाँ भी कितनी चलती हैं ग्रुप पे, वो एक कोई मीम भेज देगा, उस पर हंसी मजाक चल रहा है तो वो गायब हो जाती है। पर क्या उसको भी हम केटर करेंगे, क्यूरी के लिए हम कोशिश करेंगे कि अलग से ग्रुप बना दें जिसपे सिर्फ और सिर्फ ये इजाज़त होगी कि आपने सवालात भेजने हैं और उसी पे रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो हम ये कर लेते हैं इसके लिए। खैर अब एक तो बात ये हो गई कि यार हमें कॉन्सेप्ट अच्छे करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम लोगों से कि जो मैंने पिछले 25 सेशन कराए थे उससे पहले 15 कराए थे, तो ये कुल मिला के हो गए 40। इस बार मैं 35 और कराऊंगा एडिशनल। कितने हो गए? 75 प्रैक्टिस सेशन में भी लानत है अगर पास नहीं हो पाते। ये एडिशनल है, ये कोर्स के अलावा है, ये क्लास के बाद है। मतलब क्लास के बाद इन द सेंस कि जब कोर्स वाइंड अप हो जाएगा उसके बाद ये करेंगे। भाई ये तो कर सकते हो ना, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, सही है जी। तो भाई ड्राफ्टिंग के लिए मैं भाई आज मैं आपको ये कह देता हूँ, मैं 3 टीए रख लेता हूँ। एक तो सॉले है, सही है जी। हम 2-3 और लोग रखेंगे, मैं सीए फाइनल के लोग लगाऊंगा, वो भी ड्राफ्टिंग चेक करेंगे, सही है। और ये मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, हल्फिया वीडियो में कह रहा हूँ, जो फाइनल प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो आएगा लाइव उसके मैं खुद चेक करूँगा। एग्रीड है? वो तो फाइनल स्टेज है ना। जो लाइव आएगा, जो फिजिकल आएगा उसके मैं खुद चेक करके बताऊँगा। एग्रीड है? तो कितने टीए हो गए? 3 से 4 टीए हो गए। वो आपकी कोई अनइंटरप्टेड चेकिंग होगी, पैसे जो भी है वो मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, वो दे दूंगा मैं उसको, सीए फाइनल के लोग लगाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आखिरी के सेशंस की चेकिंग मैं खुद करूँगा। और ये जो बच्चा कह रहा है ना, ये बड़ी अच्छी बात कि इसने कहा सर डेली एक सवाल दे दीजिएगा, वो भी दे दूंगा, सही है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की ऑडिट रिपोर्ट, सही है जी। अब जो रिफ्रेशर वाले हैं उनसे गुजारिश ये होगी कि आप ये समझें कि आपको कुछ भी नहीं आता, और अगर आता होता तो पास हो जाते, सही है। तो ये खैर अब हम 0 से लेके चलेंगे, सॉरी टू से बट इधर चलें जी, ओके। अब अच्छा जी, अब जिसकी पहली क्लास है मैंने उस बच्चे को कह दिया कि वो ले सकता है क्लास। इधर प्लीज फोकस फोकस, इधर भाईजान प्लीज इधर। अब हम जरा शुरू करते हैं अपनी पिछली कहानी से, पिछली कहानी से प्लीज सुनना। पिछली कहानी हमारी ये थी, प्लीज सुनना। हाँ आज से ऑडिट शुरू कर रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। इधर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां से हमने ऑडिट की शुरुआत की थी। मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी क्लाइंट पे या किसी कंपनी पे
ऑडिट करने जाते हैं तो आपको ये बात याद होगी कि यार आपने रिस्क असेसमेंट करनी होती है, ऐसा ही है। अब एग्जांपल, मैंने आपको कहा था कि आप एक XYZ कंपनी के ऑडिट पे गए तो आपने ऑडिट करना शुरू नहीं किया, आपने सिंपल ये कहा कि भाई मैं पहले रिस्क असेस करूंगा। अच्छा, रिस्क असेसमेंट कैसे होती है कि सर जब आप कहते हैं कि मैं एंटिटी को समझूंगा, इन्वायरमेंट को समझूंगा, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझूंगा। अच्छा, पहले तो एक स्टेप और पीछे आते हैं, ऑडिटर का मकसद याद है? अश्योरेंस ऑब्टेन करना, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर या मिस स्टेटमेंट है, ऐसा ही है ना, ये फ्री फ्रॉम एरर या मिस स्टेटमेंट है। ये हमारा मकसद है। किसका मकसद है? ऑडिटर का मकसद है। अच्छा, इस मकसद से मैं सामने वाले को, सामने वाला कौन है? यूजर, उसको एक अश्योरेंस देता हूं, उसको एक कि भाईजान ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सही पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। वापस से हम ऑडिटर हैं, हमारा मकसद क्या है? अश्योरेंस देना, श्योरिटी देना, एब्सोल्यूट या रीजनेबल, क्योंकि हम सब चेक नहीं करते, हम सैंपल पे काम करते हैं, रिस्क बेस्ड काम करते हैं। श्योरिटी किसको देनी है? यूजर को। यूजर को ये बताना है कि भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये बताना है किसको? यूजर को। अच्छा, ये यूजर को जब बताऊंगा तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, यूजर को बताने से क्या उसका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा? अच्छा, अब ओवरऑल समरी क्या थी? उस बचपन की बात की कि हम ऑडिट करते हैं ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस एनहांस हो। हम काम करते हैं सामने वाले का कॉन्फिडेंस, यानी फॉर एग्जांपल आज मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, या मैंने पूरा साल, मैं कंपनी का ऑलरेडी इन्वेस्टर हूं और मैंने पूरा साल बिजनेस किया, तो उसके हिसाब किताब सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो ये कौन चेक करके देगा? ऑडिटर। अच्छा, आप जल्दी से एक बात बताओ, क्या वो ऑडिटर कंपनी का ही बंदा होगा या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट बंदा होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट बंदा अगर श्योरिटी देगा तो वो मानी जाएगी, अदरवाइज मानी नहीं जाएगी। फिर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब ऑडिट करने घुसे तो आपने कहा अगर आप अंधाधुंध ऑडिट करेंगे ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट करनी होती है। और रिस्क असेसमेंट के लिए मैंने बोला क्या करूं? आपने बोला आप इदारे को समझें। मैंने कहा इदारे को समझ के क्या होगा? मैंने एक एक करके बताते हैं। मैंने कहा अगर इदारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, सही है, तो हमने कहा एक फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क आ गया। ऐसा हो सकता है कि अगर इदारा सामने से कोई गुड्स मंगवा रहा है तो जाहिर सी बात है गुड्स मंगवा रहा है तो परचेज कर रहा होगा डॉलर में या दूसरी करेंसी में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो कन्वर्ट करे तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट यूज हो जाए? तो हमने कहा कि भाई ऑडिट में इसका ख्याल रखना है, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट। अब एक चीज तुमसे पूछता हूं, एंटिटी के जब ऑपरेशंस को समझा तो हमने बोला कि एक एंटिटी TCS कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और फ्यूल के प्राइसेस ऊपर गए, फ्यूल के प्राइसेस ऊपर गए, तो आप जब ऑडिट कर रहे होगे तो आपका रिस्क होगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइसेस अंडरस्टेड हुए हुए, एक्सपेंस अंडरस्टेड हुआ। अच्छा, तुम्हारा ये शक कैसे हुआ कि तुमने समझा? किसको समझा? एनवायरनमेंट को और एंटिटी के ऑपरेशंस को। इस बात पे एग्रीड है? चलिए जी, यानी जब तुमने एंटिटी के ऑपरेशंस को समझा तो तुम्हें यह पता लगा कि इस इदारे के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, फ्यूल कॉस्ट का एलिमेंट होगा, तो ये फ्यूल कॉस्ट के एलिमेंट की वजह से इस साल के इस कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए? और अलबत्ता अगर तुम्हें ज्यादा होते हुए दिखें तो क्या ये रिस्क है? तो तुम जब किसी कंपनी में जाते हो ना ऑडिट करने, तो तुम एक प्री कंसीव माइंड के साथ जाते हो कि यार ये तो होना नहीं चाहिए। तो अब जिसकी एग्जांपल मैंने दी तुम्हें, क्या इसमें इदारे की कॉस्ट इनहांस होनी चाहिए थी या डिक्रीज? इनहांस होनी चाहिए थी। तो ये तुम्हें कैसे पता लगा? अब एक एक करके जल्दी बताना ताकि हम कनेक्ट हो जाएं, वापस सारे एक साथ सब आ जाएं। मुझे बताओ, जब तुमने किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट उठाया, अब लेट्स से जनरल इंश्योरेंस है, वो लोगों को कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मुझे पता लगा एक XYZ इलाके में फ्लड आया, तो आपने अभी ऑडिट तो शुरू नहीं किया ना, आपने तो समझा, आपने देखा माहौल में फ्लड आया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ कि वहां पे जो फ्लड आया हुआ है तो मुझे याद आएगा कि यार इस इदारे के क्लेम एक्सपेंस ज्यादा आए होंगे, क्योंकि लोगों ने जब पॉलिसी खरीदी होगी तो क्लेम करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? तो भाई एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपका रिस्क है ना, कहीं वो अंडरस्टेटेड तो नहीं है? हम करते हैं रिस्क बेस्ड और टारगेटेड ऑडिट, टारगेट पे पहुंचने का मसला कहां हो सकता है? दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। अगेन रिस्क असेसमेंट होती कैसे? जब आप समझते हैं किसको?
एंटिटी को, एनवायरनमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को। अच्छा, हमने माहौल को देखा, एनवायरनमेंट में देखा। प्लीज मुझे एक बात बताओ, हमने एनवायरनमेंट में देखा कि मार्केट में जाके वो जो है फ्लड आया तो तुम्हें पता है ऑडिट करते वक्त क्या करूंगा, इदारे को बोलूंगा तू सारी चीजें साइड में रख उस इलाके की, क्योंकि जब बंदा इंश्योरेंस करवाता है ना तो अपना वो जो एरिया है ना वो भी लिखवाता है कि मेरी लोकेशन होती है। मैंने कहा उस लोकेशन में तुम्हारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, मैं उस ब्रांच पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा अपनी पॉलिसी होल्डर की लिस्ट निकालो और मैं बोलूंगा इस पॉलिसी में किस किस लोगों ने तुम्हें क्लेम किया है। अच्छा, अगर वहां पे क्लेम एक्सपेंस लेट से कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या ये रिस्क था? सही पिक किया था? तो क्या नजूमी है पिक किया था समझ के? किसको समझ के? एनवायरनमेंट को समझ के, एंटिटी को समझ के। तो हमने लिंकेज की यार, हमने बोला यहां रिस्क हो सकता है। देखो अब जाहिर सी बात है, जब रिस्क पता लगा तो जगह पे पहुंचा ना। चलो एक और चीज, एक बैंक है वो लोन देता है, मतलब एक क्या सारी बैंक क्या देते हैं? लोन देते हैं। कैसी फजूल बात कर रहा हूं मैं, इधर सुनो। सारे बैंक लोन देते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता लगा, इसी एग्जाम्पल को, फ्लड वाली एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हैं, तुम्हें पता लगा कि XYZ जो इलाका है वहां पे सैलाब आया है और ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक मतलब जो लोगों को, इंडिविजुअल्स को लोन देता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो अपर पंजाब या अपर सिंध में जो फ्लड आया, क्या वहां पे दिए गए पोर्टफोलियो बैडेड हो जाने चाहिए? हो गए? हो जाने चाहिए। देखो रिस्क है, आप कंक्लूड नहीं कर रहे, आप रिस्क है। तो आपने ये कैसे पता लग रहा है यार ये मसला है यहाँ पे? एनवायरनमेंट को समझ के आपने देखा कि वहां क्या, तो आपने कनेक्ट किया कि उस एनवायरनमेंट में यहाँ पे ये इंपैक्ट है। तो आपने जैसे ही कनेक्ट किया तो उस कनेक्शन से आपको पता लगा कि यहाँ पे ये रिस्क हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, प्लीज सुन के बताना, अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे जल्दी से देख के बताओ, जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इतने सारे पोर्टफोलियो को चेक करूंगा, ये स्पेसिफिक इस वाले को, इस वाले को? क्यों? क्योंकि जहां पे रिस्क है वहीं पे ही मुझे पता होना चाहिए कि वहां पे ये बैड डेट बुक हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमने पता है क्या किया? FAR 1 वाली चीज पे आ गए थे, याद करो, हमने रेशोज निकाले। अगर आप लोगों के डेटर डेज, यार जगह नहीं है क्या वहां पे कोने में कहीं? ये वाली चेयर ले लो, जानी इधर आ जाओ, ये वाली चेयर है ना, यहीं लगा लो इधर। अगर हम, प्लीज सुनना मेरे बच्चों, अगर हम ये सोचें कि हमने FAR 1 में रेशियोज किए थे, याद है? तो FAR 1 के रेशियोज के अंदर आपको याद होगा हम डेटर डेज निकालते थे। अगर आपके डेटर डेज, प्लीज सुनना, अगर आपके डेटर डेज, अगर मैं ये कहूं कि 30 दिन से इनहांस होके चले गए 55 दिन पे, 80 दिन पे, क्या ये इस चीज की अलामत है कि आपके पैसे फंसते जा रहे हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे? तो अगेन 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 मैं कह रहा हूं, ये तुम्हें रिस्क कैसे पता लगा? रेशियोज नहीं, आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो हमने कहा सर हम ऑडिट नहीं कर सकते जब तक मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर लूं। रिस्क कैसे पता लगता है? इदारे को समझ के, एनवायरनमेंट को समझ के, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को असेस करके। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी बताना, तुम लोगों ने बताना है। मैंने देखा रेवेन्यू कोई 25% से इंक्रीज हुआ, 25% से, और मार्केट में एक इनहांस कंपटीशन चल रहा है। क्या चीज का रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अच्छा अब अगेन मैं ये कह रहा हूं ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का मेरे बच्चों इसलिए रिस्क है ना क्योंकि तुमने टारगेटेडली देखा, उसकी वजह है। इस वजह को मैं कहता हूं रिस्क फैक्टर। क्या कहता हूं? रिस्क फैक्टर। ओके, हमने कहा ये सारी चीजें रिस्क निकाल के हमने यहां पर रख दी है। अच्छा, कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट से आए होंगे, कुछ कहां से आए होंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर, कुछ इंटरनल। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताते हो ताकि हम सब साथ आ जाएं। हमने कहा कि भाई यहां से रिस्क निकल के आया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। प्लीज सुनना फोकस के साथ कि हमने जब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, तो मुझे पता लगा कि एक रिस्क है किसका? अच्छा एक और चीज बताऊं मुझे, अगर एक इदारा है और वो इदारा ये करे कि भाई वो ऐसी बिजनेस में इन्वॉल्व है जैसे पैराग्लाइडिंग और ये सारी टूरिज्म, तो क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ कंटिंजेंसीज एंड पेनल्टीज। पर क्या ये रिस्क तुम्हें ऐसे ही पता लगा या समझ के? तुम्हें पता लगा कि ये इदारा इस चीज में मुलव्विस है तो ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दी, बंदा और आया वापस ही नहीं आया, तो वापस ही नहीं आया तो जाहिर सी बात है रिस्क है ना कि उसके ऊपर क्लेम फाइल होगा, पेनल्टीज लगेंगी, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, वो सारी चीजें।
तो ये रिस्क तुम्हें समझ आता है जब तुम समझते हो इदारे को। अच्छा, फिर हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, एनालिटिकली देखा, तो मुझे एक बात समझ आई कि भाई मेरे डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, वो बैड डेट्स आ गया, रिस्क ऑफ बैड डेट्स हो गया, ये भी क्लियर है। अच्छा, अगर मेरे इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि अगर मेरे इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो एनआरवी लॉस का खर्चा है, इन्वेंट्री पाइलअप होती जा रही है और वो बिकने का नाम नहीं ले रही है, तो ये भी एक मेरा रिस्क था। अच्छा, ये सारे रिस्क जमा हो गए एक एक करके। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल की भी एक अलामत डाल देते हैं यहाँ पे, हमने बड़ा डिटेल में किया है। मुझे एक बात तुम लोग मुझे बताओगे रिस्क क्या दिखता है यहाँ से ना, फोकस के साथ मुझे बताना। मैंने एक एग्जाम्पल की, थोड़ा सा आगे हो जाना जानी, मैंने एक एग्जाम्पल की, प्लीज सुनना। मैंने एक एग्जाम्पल देखी, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि क्रेडिट लिमिट चेक नहीं होती, क्या रिस्क है? बैड डेट का। क्या यही चीज यहां से निकल के आ रही है कि क्योंकि क्लाइंट ने कंट्रोल नहीं लगाया हुआ? जल्दी जल्दी मुझे बताना, अगर क्लाइंट ने क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए सेल्स के बंदे रखे हुए हैं, नहीं, क्या रिस्क है? बैड डेट्स का रिस्क है, बिल्कुल, क्योंकि वो कभी भी क्रेडिट लिमिट सेट सही नहीं करेगा। ये भी बात समझ आ रही है? आगे तुम लोग बताते जाओगे मुझे, प्लीज सुनना। कंप्लीटनेस वगैरह किस चीज का रिस्क है तुम लोगों ने किया हुआ डिटेल में, और जो रिफ्रेशर वाले हैं वो भी कनेक्ट हो जाए। आगे सुनो, अब मैंने ये कहा तुम्हें, प्लीज सुनना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क नहीं होगा। नहीं, देखो गलत, ये बात गलत। सुनो, देखो सेल्स तो हो रही है ना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, देखो ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क पता है कब होता है मेरे बच्चों? जो आप बोलो सेल्स हुई नहीं है, रिकॉर्ड हुई है, ये रिस्क है, पर ये यहां पे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने सेल्स का बंदा ही, वही देख रहा हूं ना जैन, आपने अगर सेल्स का बंदा ही किसी की, फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, वो बोल रहा है मुझे उधार पे माल चाहिए, अब मैंने उसकी उधार की लिमिट सेट करने के लिए सेल्स का ही बंदा रख दिया जिसके बोनसेस किससे लिंक्ड है? सेल से, तो क्या वो उसकी असेसमेंट सही करेगा या बोलेगा ले जा? तो वो जब ले जा तो सेल तो हो गई ना, सेल जेन्युइन है, पर क्या उसकी रिकवरी डाउटफुल है? तो बैड डेट का रिस्क है। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्स का रिस्क है, सेल्स अपनी जगह है। अब उलट आते हैं, सुनो मेरी बात फोकस के साथ। हमने ये देखा कि जो फाइनेंस वाला बंदा है, फाइनेंस वाला बंदा, वो याद है तुम्हें, सेल्स रिकॉर्ड करता है, पर फाइनेंस वाला बंदा पता है सेल्स रिकॉर्ड कब करता है? जब उसके पास जीडीएन आ जाए, गुड डिस्पैच नोट आ जाए, दूसरा इनवॉइस आ जाए। अबे मैं बनाता हूं इनवॉइस, क्या बातें कर रहे हो, मैं बनाता हूं इनवॉइस, जीडीएन आ जाए और सेल्स ऑर्डर आ जाए। अच्छा, अब तुम्हें पता लगे, तुम लोग बताओगे मुझे ये, तुम क्योंकि बड़ा डिटेल में किया हुआ है, यहां तक पहुंचाने के लिए ये रिकैप है ताकि रिपोर्ट वरना नहीं समझ आएगी। सुनो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हें पता लगे कि वो जो फाइनेंस वाला बंदा है वो गुड डिस्पैच नोट को देख के इनवॉइस नहीं बनाता, सेल्स ऑर्डर को देख के बनाता है, किसका रिस्क है? नहीं, रिस्क किसका है? ओवर और स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी। कम ऑन यार, देखो फिर भंड मार रहे हो, यही तो वजह है फेलियर की, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अबे वो सेल्स ऑर्डर को देख के बुक कर रहा है जबकि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल, यहीं पे रिस्क है ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू का। ये कंट्रोल लगाया इसलिए जाता है ताकि आपका रेवेन्यू ओवर स्टेट। तो अगर मैं कंट्रोल की असेसमेंट कर रहा हूं तो कंट्रोल की असेसमेंट से मुझे यही तो पता लग रहा है कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड होने में भंड है। बात समझ आ रही है? अगेन मैं आज आपको यहां पे बोलूं कि भाईजान आप एक दिमाग लगाओ और मुझे एक चीज बताओ बस, कि एक कंट्रोल होता है कि इस फाइनेंस वाला बंदा इनवॉइस देख के बनाएगा, जब तक नहीं बनाएगा जब तक जीडीएन नहीं आता। वो आपको लिख के दे रहा है कि भाई मैं सेल्स ऑर्डर को देख के इनवॉइस बना देता हूं चाहे गुड्स बिके हों। देखो सेल्स ऑर्डर तो हजारों का आ सकता है ना, मैंने जो सेल बुक करनी है उस हजारों की करनी है जितना माल गया, तो जितना माल गया उसका रेवेन्यू बुक होना चाहिए। तो इदारा एक कंट्रोल लगाता है ना, इदारा एक कंट्रोल लगाता है कि वो ये मेक श्योर करता है कि जब तक सेल रिकॉर्ड नहीं होगी, जब तक जीडीएन ना बन जाए, गुड डिस्पैच नोट ना बन जाए, जितना माल गोडाउन से गया है। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये कंट्रोल गायब है तो व्हाट इज द रिस्क ओवर देयर? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। पहले बताओ बात समझ आती है? ये तुम लोगों के लिए रिकैप है, क्लियर है? एक और परीक्षा ले, पक्की बात है, चलो ओके। अब देखो ये मसला है, हम कहते हैं ना 100% का पेपर, तो ये इशू है ओवर स्टेटमेंट क्वांटिटी में। कौन सी क्वांटिटी, कहां आ रही है क्वांटिटी? यहां पे क्वांटिटी का नहीं है मामला।
अच्छा अली देखो यहाँ पे जो नए बच्चे हैं ना, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नए बच्चों के लिए ही मैं थोड़ा सा ये पीछे से फ्रेमवर्क लेता हुआ आ रहा हूँ। जो न्यू बिल्कुल जीरो से आए हुए ना बच्चे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑडिट इज ऑल अबाउट कनेक्शन। मैंने पता नहीं कितनी को 29 क्लासें लगाई हैं इनकी बेस बनाने में, उस पर भी ये चौसी नहीं बता रहे, तो वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है आपने वो देखना है, सही है जी। रिपोर्ट से तो अभी कनेक्ट हो जाओगे, पर ये तो मैं खाली रिस्क निकाल के बता रहा हूँ, अभी रिपोर्ट शुरू होगी तो सब कनेक्ट हो जाओगे। इधर अब फोकस के साथ वापस एक और कंट्रोल चेक करते हैं। मुझे बताओ, एजिंग रिपोर्ट का ना बनना क्या रिस्क है? सेल्स का रिस्क नहीं है, सेल हो गई है, अब रिकवरी का मसला है। चलो ओके, अब एक और बात बताओ, चलो ये भी मान लिया। अब इसी सेल साइकिल में तुम्हारे साथ थोड़ी सी गेम करते हैं, सही है। अगर मेरी रिकॉन नहीं बनती बिटवीन इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड एंड इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इनटू जीएल, वापस सुन लें, अंग्रेजी में बोला है, अगर मेरी रिकंसिलिएशन नहीं बनती बिटवीन जितनी इनवॉइसेस बन गई हैं और जितनी जीएल में रिकॉर्ड हो गई हैं, क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अब बताएं कंप्लीटनेस का मसला है कि आपका जो भी रेवेन्यू है वो सही तरीके से जीएल में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ये आपका रिस्क यहां से अराइज होता है। ऐसा ही है, पक्की बात है। चलो अब मुझे एक बात बताओ ये भी समझा दो, आपको ये पता है ना कि सेल्स ऑर्डर जब बनता है तो उसमें आपके पास जो प्राइसेस होती हैं वो ऑथराइज प्राइस लिस्ट से उठ के आनी चाहिए। अच्छा, अगर ये कंट्रोल गैप कर दूं तो क्या रिस्क है? अनऑथराइज्ड डिस्काउंट्स हो जाएंगे, ऐसा ही है, जो कि होने नहीं चाहिए। तो अनऑथराइज्ड डिस्काउंट्स का रिस्क आ जाएगा, क्योंकि आपके एफएस के अंदर वो डिस्काउंट का एलिमेंट भी आ रहा होता है, क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप पहले ग्रॉस सेल्स दिखाएंगे और फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो वो डिस्काउंट का एलिमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा रमशा ने, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्काउंट्स अनऑथराइज हो जाएंगे। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का मतलब ये है कि कैश है और चोरी हो गया, तो यहां से हमें ये लिंक नहीं करना, आपने ये बताना है इसकी इंप्लीकेशन कि आपने एक चीज अगर 100 रुपए की बेचनी चाहिए थी तो आपने 80 की बेच दी, क्योंकि आपकी प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। चलो यार व्हाटसोएवर, ये सारे रिस्क निकल के एक जगह जमा हो जाते हैं, कौन जमा करता है? ऑडिटर। ऐसे ही है किसी बेस के ऊपर, और वो बेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इन्वायरमेंट और इंटरनल। ये सारी चीजों के बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर मैंने रिस्क जॉट डाउन किए, और उस रिस्क के ऊपर क्या किया मैंने? रिस्पॉन्स किया। क्या किया? रिस्पॉन्स, या उसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, जब रिस्पॉन्स करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, प्लीज सुनना, जब रिस्पॉन्स करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, तो इन दोनों को करने के बाद मुझे जो हासिल होगा वो ऑडिट एविडेंस हासिल होगा। पर अगेन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जो तुम सबूत हासिल करोगे हर चीज पे करोगे या स्पेसिफिकली रिस्क बेस? देखो हर चीज पे तो आप कोशिश करेंगे, पर आप फोकस वहां ज्यादा रखेंगे जहां पे आपका रिस्क जो। अच्छा देखो, मैं पता है उसको कैसे समझता हूं ऑडिट को, मैं ये समझता हूं कि आपने ऑडिट अगर अच्छे से किया है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चेंज हुआ है इट शुड मेक सेंस। इफ इट इज या चेंज इज नॉट मेकिंग सेंस, देयर इज अ रिस्क। हमने आज तक, मैं तो सिंपल जबान में बताता हूं ना आपको, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी और होती हुई दिख रही है, यही तो रिस्क है। नहीं, यही बात समझ, जो चीज नहीं होनी चाहिए और होती हुई, यही तो रिस्क है। और इसी पे आपने काम करना है कि भाई अगर होती हुई दिख रही है तो उसकी वजह, और उसकी वजह ढूंढने के लिए आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सही है, सिखा नहीं रहा प्रोसीजर, सिर्फ बता रहा हूं कि क्या करूंगा, जितनी मैंने एग्जांपल्स दी। एग्जांपल है आपके पास, प्लीज फोकस होकर सुनना, आपके पास अगर बैड डेट का रिस्क आया। अच्छा, बैड डेट का रिस्क आपका कैसे आया था, प्लीज सुनना फोकस के साथ। मल्टीपल वजूहात की वजह से कि बैड डेट का रिस्क आया था, आपने सबसे पहले ये तय किया कि आपके डेटर डेज ऊपर जा रहे थे, पहला रिस्क यहां से आया।
जल्दी से हाँ या नहीं? तुमसे मैं पूछता हूँ, क्या ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से आया या एनालिटिकल प्रोसीजर? वेरी गुड, आप सबने साथ साथ बताना है एनालिटिकल प्रोसीजर से ये रिस्क आया। अच्छा, दूसरा फिर कंट्रोल्स को समझा, तो वहां पे जाके पता लगा कि क्रेडिट लिमिट सेट करता है एक XYZ बंदा जो सेल्स का ही है। दूसरा रिस्क आया, किस पे आया? बैड डेट पे। तीसरा, एजिंग डिलेड अपडेट होती है। तीसरा रिस्क आया, किस पे आया? ये बैड डेट के ऊपर रिस्क का जो पारा है वो ऊपर चलता जा रहा है। आपने बाकी रिसीवेबल्स को भी ऑडिट करना है, यहां पे फोकस ज्यादा करना है। अच्छा, अब मैं फोकस करने का एक तरीका बता दूं ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। मैं क्लाइंट को बोलूंगा आप अपनी एजिंग रिपोर्ट देते हैं। क्या करें? अच्छा, मैं ये लिख नहीं रहा, यहां पे से समझा रहा हूं। एजिंग रिपोर्ट देते हैं क्लाइंट से। जब मैंने एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन की तो उसमें यह लिखा हुआ आ रहा होता है कि कौन सी इनवॉइस कितनी पुरानी है। मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि ये इनवॉइसेस के अगेंस्ट में प्रोविजन क्यों नहीं आ रहे, इनको 1-1 साल हो चुके हैं। उसने बोला वो दे देगा। मैंने बोला अच्छा दे देगा। अच्छा, उसने क्या बोला? पहले सबसे पहले मैंने क्या किया? एजिंग रिपोर्ट ली। वो बोल रहा यार जानिए आप सेल्स का ऑडिट करो ना। मैंने कहा बाप को मत सिखाओ, रिपोर्ट दे दो। क्या ले लिया हमने? एजिंग रिपोर्ट। हमने एजिंग रिपोर्ट ले ली। हमने एजिंग रिपोर्ट में खोल के क्या देखा? पुरानी इनवॉइसेस, डेट आ रही होती है। मैं एक्सेल पे डाउनलोड किया, एक्सेल पे मैंने टक करके फिल्टर लगाया, ओल्डर देन 1 ईयर 10 मिलियन की इनवॉइसेस आ रही हैं जो कि रिकवर। तो क्या सेल नहीं थी? पर रिकवर नहीं हो रही। वजह थी, किसने पकड़ी? हमने। डेटा डेज देखे, कंट्रोल्स देखे, क्या गलत रिस्क था? सही जगह पहुंचे। अब हम उसको कह रहे हैं भाईजान ये बताओ ये क्यों तुमने रिकवरी नहीं की, प्रोविजन कहाँ है इसका? कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। मैंने कहा वेरी गुड, दिखाओ। ये क्या कर रहा हूं? प्रोसीजर, रिस्पॉन्स, ऑडिट प्रोसीजर। जगह जगह पे पहुंच गए, कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाओ। अच्छा, हमने बोला उसको सबकी दिखा दूं, 200 कस्टमर्स हैं। मैंने कहा नहीं चलो सैंपल पे दिखा दो, कौन सी एश्योरेंस है? रीजनेबल है ना। हमने कहा सही। अच्छा, रिस्क ज़्यादा है तो 200 भी चेक कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा भाई कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे हो रही है? बोला बातों में, कॉल पे होती है। मैंने कहा इधर कॉल पे होती है। ईमेल है, ईमेल या कोई खत वत गया है यहाँ से कोई? बोलना नहीं। मैंने कहा प्रोवाइड करो। बोलना नहीं कर रहे। सुनना भाई, कहानी सुनो। देखो ये रिपोर्ट पे उतारना है, मैंने रिपोर्ट पे उतारना है। ये पूरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, पूरा पागल तो ही ना, रिवाइज करवाया पूरा। इधर हमने बोला भाईजान इसको प्रोवाइड करें। बोले आ जानी ये तो हम नहीं करेंगे। मैंने कहा तुमने एंगेजमेंट लेटर में एग्री किया था कि जो हम कहेंगे करेंगे। मतलब जो कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा ऑडिट की हद तक। इधर जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, पर वो इदारे की हद तक। सही है? तो बोला भाई देखो यार, मैंने कहा अगर मैं कोई गलत बात करूं ना तो समझ आता है कि आप बोलो नहीं। मैंने कहा आप मुझे प्रूफ कर दें कि ये पैसे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रोसीजर। पहले क्या ऑब्टेन की? एजिंग। क्या उसमें लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखी? अच्छा, आपको पता है एग्जाम में भी ये लिखना होता है, ऑब्टेन एजिंग फ्रॉम द क्लाइंट, इंस्पेक्ट लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये प्रोसीजर बनते जाते हैं, ये तो लिखने होते हैं एग्जाम के अंदर, पर टारगेट बेस, सिनेरियो बेस। अब बच्चा पता है क्या करता है, जब सवाल आता है ना तो फेल भी इसलिए होता है। मैं तुम्हें आज वजूहात बता रहा हूं ना, तभी तो क्लास लगाने का मकसद है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है बच्चा बोलता है वी विल ऑब्टेन सेल्स लेजर फ्रॉम द क्लाइंट। अबे भाई तू रिस्क कौन सा देख रहा है? तू सेल्स लेजर मांग रहा है उससे। क्लाइंट के पास तुम जाओगे ना ये रिस्क लेके कि भाई तुम्हें बैड डेट में रिस्क है, तुम बोलो सेल्स लेजर दे दे, बोलेगा पकड़, खेलता है इसमें। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन भी तो टारगेटेड चाहिए ना, क्योंकि ऑडिट भी आप टारगेटेड कर रहे हैं। तो मुझे इस सारी चीजों में चाहिए क्या था? एजिंग। अच्छा बात समझे, एजिंग ली, इंस्पेक्ट किया, क्या लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट से इनवॉइस। इनवॉइस, अब अमाउंट तो कुछ भी ना, वो तो बाद में देखेंगे। इनवॉइस सुनो, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस मैंने देख ली, उसको मैंने पिक किया। मैंने उससे इंक्वायर फ्रॉम द क्लाइंट दैट व्हाई दीज हैव नॉट बीन सेटल्ड, इज देयर एनी डिस्प्यूट। ये जो बोलोगे वो लिख देना यार, कोई फड्डा चल रहा है, क्या हो गया, ये क्यों नहीं दे रहे हैं पैसे, क्यों मर गए क्या ये लोग? अच्छा फिर सुनना, हो सकता है कि एक ही कस्टमर से 10,000 इनवॉइसेस दूं, अलग अलग इनवॉइस एक कस्टमर के नाम पे हो सकती है ना। तो हम ये बोलेंगे भाई कंट्रोल्स क्या है, तो हम तो कंट्रोल देख के आए हुए हैं, हमें पता है कि वो फारिग हैं क्योंकि इसकी एजिंग सही से फॉलो अप नहीं होती है। क्या ये भी हमने माफ किया। हमने बोला चल भाई एक बात बता, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है ना, सब्सिक्वेंटली दिखा दे पैसे आ गए। सब्सिक्वेंटली का मतलब ईयर एंड के भाई 31 दिसंबर पे उससे 5 बिलियन का रिसीवेबल आ रहा है। मैंने कहा बाद में पैसे आए, तो बोलेगा वो कैसे चेक करोगे? मैंने कहा बाद की बैंक स्टेटमेंट दे दो। कौन सी?
अब बच्चे क्या लिखता है एग्जाम में, सब्सिक्वेंट इवेंट, देखो यही भंड, यही भंड, यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है उसकी बात करने की, यहाँ पे है ही नहीं वो चीज। मैं तो ये कह रहा हूँ आप सबसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, आप भूल जाएं कि आपको ऑडिट आता है, आप रिफ्रेशर में बैठे हुए रिफ्रेश हो जाएं, जीरो से करते हैं ना, कोई टेंशन ही नहीं है, सीख लेंगे वापस से। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ ये होगी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अभी हम सारे ये जो हैवी बातें ये नहीं करेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट ये वो, हम क्या बोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे। बच्चा एग्जाम में पता है क्या लिख के आता है, ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अब लिखो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, नहीं मिलेंगे ना नंबर। ये बारीकियां मैं आपको बताता रहूंगा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो 2-3 दिन इंक्वायरी की है ना बच्चों से, ये उनसे सीख लिया मैंने कि उन्होंने क्या भंड मारा है। वो लिखता क्या है, ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अबे भाई बैंक स्टेटमेंट लेनी है, सब्सिक्वेंट लेनी है। अच्छा अगर इसी साल की ले लोगे तो क्या मसला है, वो तो आया नहीं है ना भाई, हम तो देख रहे हैं कि बाद में आया या नहीं आया। अच्छा आपने इंस्पेक्ट की सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट और आपको वहां पे भी पैसे, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे क्लाइंट से कि बराए मेहरबानी इसका प्रोविजन बुक करें। अच्छा अगर वो मना करता है, अगर वो, क्या ये, अब मेरी बातों पे फोकस करना, अगर वो मना कर रहा है क्या ये एक गलती है, हाँ या नहीं? इस गलती को ऑडिट की जबान में कहते हैं मिसस्टेटमेंट। क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है कि वो अमाउंट या डिस्क्लोजर जो होना चाहिए और जो है, इन दोनों का डिफरेंस, ये कहलाती है मिसस्टेटमेंट। पहले बताओ एग्रीड, पक्की बात है। अच्छा जब ये मिसस्टेटमेंट है और क्लाइंट इसको सही नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे दो चार्ज विद गवर्नेंस को। ये कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। तो क्या इनको गवर्न करने के लिए डायरेक्टर ही बैठे होते हैं ना? अच्छा डायरेक्टर बोल रहे हैं सॉरी जानी शेयर होल्डर हमें भी गालियां देंगे, रियली सॉरी। नहीं एजीएम में नहीं बताएंगे, हम अपनी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी कर देंगे। हम रिपोर्ट में लिख के दे देंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर को डिपिक्ट, अब उसमें क्या क्या लिखेंगे वो बड़ी डिटेल आ गया, पूरी गेम है इसके पीछे। पर मैं तो आपको समझाना चाह रहा था, ये इतनी प्यारी प्यारी बातों में पूरी कहानी सुना के, प्लीज सुनना यार फोकस के साथ। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा था, आपने रिस्क असेस किया, गलत किया सही किया, उस पर सबूत इकट्ठा किया, सबूत में आपको मिला कि वो सही होना चाहिए जो कि क्लाइंट, ये क्या हो गई, सबूत है। इस बिना के ऊपर, इस बिना के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर, क्या शेयर होल्डर के कान में जाके कहेंगे? रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने हर चीज कम्युनिकेट करनी होती है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। अब अज्यूम करो, प्लीज सुनना फोकस के साथ, आपने रिस्क असेस किया, आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर किए, आपको सबूत मिला, आपने उससे चीजें सही करा ली, हजार गलतियां थी सही कर ली उसने, सबूत है ना? सबूत ही तो है कि सब सही हो गया, ऑडिट एविडेंस है ना, बिना बेसिस है, सबूत है। रिपोर्ट दोगे? नहीं दोगे? देंगे? कुछ कहेंगे उसमें? कहेंगे ना, नहीं क्या मतलब, क्या खाली रिपोर्ट देने के खुद समझ ले क्या है इसमें। सुनो, रिपोर्ट देंगे पर उसके अंदर कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उसको चुभें। क्यों? क्योंकि ठीक है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है, अल्लाह की कसम, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा यानी एवरीथिंग which you guys are communicating in audit report should be based on the evidence। ये सिखाना था। कुछ भी जब तुम ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे should be based on the, और उस एविडेंस को हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस, जिसके बिना पे आप वो ओपिनियन दे रहे हैं। अच्छा आपके सामने मैंने ओपिनियन वगैरह अभी रिपोर्ट खोली नहीं है, अभी तो एक समा बनाया है कि ऑडिट रिपोर्ट की दुनिया में उतर जाओ ताकि समझ आए कि असल में होता क्या है। एग्रीड है? चलें आगे। ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक कोई मसला? सिंपल ये बताया कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे जाती है इधर। अब सबूत के बिना पे, अच्छा आप पहले मुझे बताओ ऑडिट प्रोसीजर हमने सीखे या खाली उसको ऐसे डिस्कस किया? तो अभी ऑडिट प्रोसीजर का एलिमेंट ना मैं इग्नोर करके आगे जाऊंगा रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो तो बड़े डिटेल है ना, वो तो हम सीखेंगे अलग से। पर ये बात याद रखिएगा, आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके मिलेगा क्या? ऑडिट एविडेंस, जिसके बिना पे आप क्या देंगे? अब या वो एविडेंस ये होगा कि आपको कोई गलती मिली या तो गलती नहीं मिली। गलती मिली तो वो भी बताएंगे, गलती नहीं मिली तो वो भी बोल देंगे सब सही है। क्लैरिटी है? अब ओपिनियन कैसा होता है, रिपोर्ट कैसी होती है, अभी वो शुरू करते हैं। अच्छा अब बिफोर वी गो फर्दर आगे, एक चीज आपको सिखानी है और जो बतानी है,
पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक ही रिपोर्ट फॉर्मेट यूज होता है? सुकून से समझते हैं इस बात को। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल का मतलब है ये इंटरनेशनली सब फॉलो करते हैं, यानी हम सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे, कौन फॉलो कर रहा है? इंडिया, बांग्लादेश, युगांडा, सब। एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टर हैं, प्लीज सुनिएगा, आप इन्वेस्टर हैं और आपने लेट से यूके में इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने देखना है कि यार इस कंपनी में कोई मसला तो नहीं है, क्या उसके फाइनेंशियल देखोगे या ऑडिटर की रिपोर्ट? तो यार उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तो अलग होगा, समझ कैसे आएगा? प्रेजेंटेशन सबकी सेम है, एक जैसी है। अभी इसकी एग्जांपल देता हूं, हम प्रोसीजर मुश्किल 2-3 पढ़ते हैं एक असर्शन पे, वो आईकेप वाले नहीं, अभी देखो ना आईकेप को सही करते हैं ना, अभी रुको ना, अभी सारे प्रोसीजर सही करूंगा मैं तुम लोगों के। सुनो फोकस के साथ वापस से, आप सिंपल एक बात बताएं ना, ये वाला हिस्सा ये मेरा है, ऐसा तुम सबका होना चाहिए, सही है ना? इंशाल्लाह सबका होगा। ये फीलिंग ही अलग है, ये फीलिंग ही अलग है। देखो डेट क्या आ रही है, 27 जनवरी 2020, तो द डे व्हेन आई मेड अ मार्क इन आईकैप, सही है? इधर प्लीज फोकस होकर सुनो, तो ये इंशाल्लाह सबके पास आएगा। अभी कैफ क्वालिफाइड आया होगा, ऐसा ही है ना? हाँ जी, प्रिविलेज हो ना। इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर सुनो फोकस के साथ। अच्छा, ये भी वही बंदा है कि वो क्वालिफिकेशन कितने बजे आया है, इसकी शादी होगी ना? चलो सॉरी, इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर भाई मटेरियल पे फोकस करो, टाइम पे नहीं। इधर प्लीज जल्दी, प्लीज फोकस के साथ। अच्छा प्लीज यार जानी बातें नहीं, इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर जल्दी से, इधर प्लीज फोकस। इधर सुने, देखो मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, प्लीज सुनना, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड क्यों होगा, पहले तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, सही है? फोकस होकर सुनिएगा। देखो यार, इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन इन द इंटायर वर्ल्ड। एग्जाम्पल, तुम सिर्फ पाकिस्तान की अपने आईकैप के मैसेज की एग्जाम्पल ले लो, पहले सीआरएन लिखा हुआ आता है, सही है? फिर रिजल्ट का स्टेटस आता है। अच्छा, कैफ के आगे अगर मार्क्स लिखे हुए ना, आपको समझ आ गई है, बाबू बंद कर दो मोबाइल। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन। जल्दी बताओ ये क्या है? एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड। एक्सपेक्टेशन ये है क्रिएटेड हो गई है कि अगर मार्क्स लिखे हुए तो पेपर गया। नहीं, वो तो सही है, पर नंबर आ रहे हैं ना आगे, वो कह रहा हूं, वो एक्सपेक्टेशन है ना। वो एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर नंबर आ रहे हैं आगे लिखे हुए तो फिर मामला खराब है। सुनना प्लीज, फोकस कर सुनो, ये बात सुनो। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या ये एक्सपेक्टेशन आईकैप ने डेवलप की है? अंडरस्टैंडेबल बाय एवरी आईकैप स्टूडेंट, यानी एवरी यूजर। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? एवरी यूजर। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अब फॉर एग्जाम्पल जिसका अभी कैफ पास हुआ होगा तो कैफ स्टेटस पास लिखा हुआ आया होगा, ऐसा ही है ना? जो कैफ स्टेटस पास लिखा हुआ आया तो वो भी तो एक प्रेडिक्शन है ना। अच्छा अब एक बात सुनो, आईकैप जब किसी को मैसेज भेजेगा तो क्या एक फॉर्मेट डिफाइंड है? यस, पहले सीआरएन आएगा, फिर रिजल्ट का स्टेटस आएगा, कैफ पास आएगा, या तो उसके मार्क्स आएंगे, जो भी है ना। पर क्या ये फॉर्मेट सबके दिमाग में फिक्स है? आप अगर सुबह उठते भी है ना तो आपके दिमाग में 3 चीजें चल रही होंगी, 2 पास 1 फेल, सारे पास कैफ पास। भाई ये प्रोबेबिलिटीज होती है ना, पर ये प्रोबेबिलिटी के पीछे आपने कभी गौर किया कि पीछे पिक्चर चल रही होती है कि पिक्चर में क्या आएगा? वो पिक्चर की क्लैरिटी भी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे ही रखी गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक क्लाइंट की ना। हम क्लाइंट पे बैठे हुए थे, उसने क्लाइंट ने कहा कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा, तो मैंने उसको पता है बोला क्या? मैंने कहा ये तो मिस स्टेटमेंट है। बोला मुझे पता है। मैंने कहा मैं इस रिपोर्ट में ना ये वाले अल्फाज लिखूंगा। कौन से अल्फाज? ये वाले अल्फाज। वो भी नहीं सिखा रहा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना तुम लोगों के लिए। ये वाले अल्फाज लिखूंगा ओपिनियन में। किसमें? अपना ओपिनियन दूंगा ना, आईकैप भी तो ओपिनियन दे रहा है ना, क्वालिफाइड सी एग्जाम ओपिनियन है। मैंने कहा मैं अपने ओपिनियन में ये लिखूंगा। सुनना, एक बात बताई मैंने
मैं ओपिनियन में ये लिखूंगा एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा बाकी सब सही है। क्या लिखूंगा? एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा बाकी, एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। वो पता है क्या कह रहा है? नहीं नहीं यार क्या हो गया, पागल मरवाओगे क्या? मैंने कहा क्यों, एक्सेप्ट फॉर तो लिख रहा हूं। तो बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर नहीं लिखो। मैंने कहा नहीं, देखो अगर यूजर को ये पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है एक्सेप्ट फॉर का मतलब है कि कोई मसला है, कोई अच्छा एक मसला है, बाकी सब सही है। अच्छा जब एक मसला है बाकी सब सही है, इसको बताने का तरीका क्या है? एक्सेप्ट फॉर। इसको बताने का तरीका क्या है? एक्सेप्ट फॉर। अच्छा ये तरीका आप अपने दिमाग से डेवलप करके लाए या स्टैंडर्ड्स ने बताया? अब वो कब यूज होगा, क्या होगा, वो अभी सीखते हैं। तो पहले बताओ, ये जो एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई एक्सेप्ट फॉर वाली, सामने वाले को एक बात पता है कि अगर ये मेरी रिपोर्ट में ओपिनियन में लिखा हुआ गया तो शेयर होल्डर तो मेरी बजा देंगे। वो बोलेंगे ये एक्सेप्ट फॉर क्या है भाई, क्या गलती है यहाँ पे, क्या पकड़ में आ जाएगा? अच्छा अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही ऐसी बातें कुछ डेवलप करूं कि बात छुप जाए, यानी हम शुरू यहां से करें कि हमारे ओपिनियन में सब सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, सही है जी, और कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं, तो ये तो बात ही छुप गई ना। अच्छा अगर मैं शुरू यहां से करूं, हमारे ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर ये बाकी सब सही है, तो क्या हाईलाइट हो गया? तो स्टैंडर्ड ने ये कहा, प्लीज सुनना, स्टैंडर्ड ने ये कहा भाईजान आपने वो फॉर्मेट यूज कर रहा है जो मैं बता रहा हूं, यानी उसने सिचुएशंस बता दी, ये होगा तो ये अल्फाज यूज होंगे, ये होगा तो सर हमें क्या रिपोर्ट याद करनी होगी? अनफॉर्चुनेटली यस। आपको अच्छा उसमें पे चेंजेस हो जाएंगी, सिनेरियो आएगा, अल्फाज चेंज होंगे, बात वही रहेगी, यानी एक्सेप्ट फॉर तो हर जगह रहेगा ना। क्लैरिटी है? अच्छा अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल जब मैं रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो आप सबने मुझे क्या कहा, क्या होना चाहिए? सेम, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुनिया की हर जगह पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं शेयर होल्डर हूं या मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे किसी रिपोर्ट में एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ दिख जाए तो अच्छी बात है, क्या मसला है? कोई ना कोई मिस्टेक है। अच्छा पूरे एफएस में मिस्टेक है, फिर तो तुम कैसे पता लगा रहे हो किसी जगह पे एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ है? एक्सेप्ट फॉर, अच्छा आप एक और सुनना, एक से ज्यादा जगह पे या पूरे फाइनेंशियल्स में गलती है तो पता है क्या कहता है? शुरू कहां से करना? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, बिकॉज ऑफ द, अच्छा ये सारी चीजें आगे आएंगी, आपको अभी लिखने की नीड नहीं है, पूरी बुक में सब लिखा हुआ है, सही है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर पूरे फाइनेंशियल्स में मसला है तो आपको बोलते हैं शुरू कहां से करना? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो कि बताई हुई है नीचे अलग से बेसिस। जैसे आपको मैंने क्या बताया, ओपिनियन किस पे देते हो? किसी बुनियाद के ऊपर, और बुनियाद क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन। तो वो बोलता है आप अपने ओपिनियन के सेक्शन में लिखें बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो कि मैंने बताया अगले पैराग्राफ में, जिसका नाम है बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या नाम है? उसमें मैंने सब बयान किया कि ये ओपिनियन क्यों दे रहा हूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो अब ये क्यों लिख रहा हूं? सब कुछ खराब है, पक्की बात है। अच्छा आप शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा कि कुछ खराब नहीं है, सब कुछ खराब है? वर्डिंग, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। इतना बड़ा मसला था जिसकी वजह से सारे एफएस के लग गए, और ये कहां बताया हुआ है मैंने? इसकी वजह कहां बताई है? बेसिस फॉर ओपिनियन में। यानी पहले आता है ओपिनियन और फिर बेसिस फॉर ओपिनियन। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा ये फॉर्मेट है। अच्छा अब वापस से मेरे लिए तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मैं ये लिख के दूं तुम्हें एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ है किसी रिपोर्ट में, एक मसला है बाकी सही है, अच्छा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, सब जगह मसला है, जिसकी बेसिस कहां बताओगे? ओके अब आगे आ जाए। यहां पे वो सबसे पहले कहता है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स याद करना है। क्या याद करना है? कंटेंट्स याद करना है। अच्छा कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कि उसके अंदर हेडिंग आती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। अच्छा एग्जामिनर ने एक बार ये गेम की सीए फाइनल में, पूरी रिपोर्ट दे दी और बोला गलतियां निकालो। अच्छा ऊपर ऑडिटर्स रिपोर्ट लिख दिया। अब बच्चा तो गोली गोली निकलता है ना कि ऑडिटर रिपोर्ट लिखा हुआ, चलो भाई टकाटे, उसमें एक चीज मिसिंग थी, तो उसमें उस पे कमेंट्री करनी थी कि ऑडिटर हैज मिस्ड टू राइट इट डाउन दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। क्या ये गलती थी? तो ये लिखना लाजमी है। क्यों लाजमी है?
क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ही इनहांस। मैंने अभी जो रिवाइज करवाया था तो मैं पागल तो नहीं था कि शुरू से लेकर अब तक चला था। मैंने आपको क्या बोला था कि ऑडिट क्यों किया जाता है? टू इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। तो अगर यूजर को सिर्फ ये दिखावा दिखे कि भाई ऑडिटर रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट ना दिखे तो क्या कोई ये मसला है ना? तो क्या हमें ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर हेडिंग के अंदर क्या हमें ये लिखना लाजमी है कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है? यस सर, बिल्कुल लाजमी है। और ऑडिटर को इंडिपेंडेंट सिर्फ लिखना या होना भी है, वो कोड ऑफ एथिक्स में भी सीखेंगे। अच्छा, यूजर्स ऑफ एफएस में स्टेक होल्डर्स आएंगे, भाई सब आएंगे, गवर्नमेंट भी होती है, सब होते हैं, सही है। अच्छा, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट टू एनहांस, मतलब एक एक चीज, हाँ बिल्कुल। देखो अब ये बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर एक भी चीज हमने मिस की तो मार्क्स गए। चलो सबसे पहले मैं पूछूं, जल्दी से गोली गोली बताना मुझे, सबसे पहले अगर ऑडिट रिपोर्ट का मैं आगाज करने लगा हूं कि ऑडिट रिपोर्ट दे सकता हूं या पहले एविडेंस चाहिए? एविडेंस के बगैर दे सकता हूं? वेरी गुड भाई, ये बात याद रखना, एविडेंस के बगैर मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। चले आपने एविडेंस हासिल कर लिया तो सबसे पहले हेडिंग में क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, एविडेंस में ये हो सकता है कि गलती मिल जाए और एविडेंस में ये हो सकता है कि सही हो, दोनों बातें बतानी है, बताने के तरीके बताए। अच्छा, अगर कोई गलती नहीं है तो इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर लिखूंगा या सिर्फ ओपिनियन दे दूंगा? वेरी गुड, अभी आगे देखते हैं एक एक करके आगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट तो पहला कंटेंट हो गया, फिर वो कह रहा है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब है कि रिपोर्ट एड्रेस किसको हो रही है? अभी जैसे मैंने आपको वो मैसेज दिखाया था ना आईकैप का, उस आईकैप के मैसेज के अंदर आप अगर बखूबी तौर पे देखें तो पहले CRN लिखा हुआ था। वो क्या है? एड्रेसी, कि आपको एड्रेस की जा रही है। तो टेक्निकली तुम मुझे सब सोच के बताना, यूजुअली मैं रिपोर्ट मेंबर्स के लिए देता हूं ना या मैनेजमेंट के लिए? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते? कंपनी के। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर या मेंबर इन केस ऑफ रेगुलेटरी ऑडिट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है इसके अलावा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर बैंक से लोन चाहिए तो यूजुअली ये रिपोर्ट भी चल जाती है, पर बैंक आपको स्पेशली अपॉइंट कर रहा है कि मुझे इस कंपनी का ऑडिट करके दे दो, तो अब आप एड्रेस किसको करेंगे? अपॉइंट किसने किया? अच्छा, एक इन्वेस्टर है जो इस कंपनी को खरीदना चाह रहा है, वो स्पेशल ऑडिट करवाना चाह रहा है, तो आप क्या मेंबर्स को देंगे या इन्वेस्टर को? डिपेंडिंग अपॉन के आपको अपॉइंट कौन कर रहा है। तो यानी फर्क क्या है? अब एग्जामिनर का दिमाग घूमे किसी दिन, वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहे कि क्या इसको रिपोर्ट राइटिंग आती है या नहीं आती है। वो आपको सिनेरियो देगा, वो बोलेगा कि भाई एक बैकग्राउंड देगा, इन्वेस्टर हैज अपॉइंटेड द ऑडिटर टू परफॉर्म एंड कंडक्ट ऑडिट, एंड उसने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, गलती, तो वो तो अलग बातें अलग हैं। पर बच्चा इंडिपेंडेंट ऑडिटर की हेडिंग भी डाल देगा, पर एड्रेस ही में अगर मेंबर लिख दिया तो सही है। तो आपने ये बताना है टू दी मेंबर्स, टू दी इन्वेस्टर, टू दी लैंडर्स, ये आपने लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं PDCL का ऑडिट कर रहा हूँ ना अभी, तो PDCL ने लोन लिया हुआ है एक फॉरेन उसकी टेलीनॉर की एक्विजिशन के लिए, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है कि टेलीनॉर खरीदा जा रहा है। कौन खरीद रहा है? PDCL। तो यूफोन, टेलीनॉर सब एक हो जाएंगे। अभी सुनना, कहने का मतलब ये है कि जब अभी हम टेलीनॉर और उसकी एक्विजिशन होने वाली है तो उसके लिए लोन लिया जा रहा है, तो वो लैंडर कह रहा है कि अपने ऑडिटर को बोलो कि हमें रिपोर्ट करे। तो हमने बोला कि मतलब तुम्हारे बाप के नौकर तो नहीं, अपॉइंट करो। तो अपॉइंट करोगे तो आपको एड्रेस करेंगे रिपोर्ट, अगर आप अपॉइंट नहीं करेंगे तो आपको एड्रेस। तो वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते कि इनकी रिपोर्ट हमें एड्रेस कर दें। नहीं, मैंने कहा मुझे अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर। तो एड्रेस किसको करूंगा? आप अपॉइंट करेंगे तो एड्रेस किसको करूंगा? आपको। सिंपल बात, खत्म हो गई बात। तो क्या, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, हमने ये भी बोला उसको, हमने बोला भाई कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर तो तेरा वैसे ही बढ़ जाना चाहिए, मैं इसको भी तो रिपोर्ट दे रहा हूँ। वो बोल रहा है नहीं मुझे अलग से चाहिए। मैंने कहा अलग से चाहिए तो अलग से मस्ती है पैसे की। तो फीस कितनी लोगे? हमने बोला 20 मिलियन। बस सीधी सी बात है भाई, हमने बोला 20 मिलियन की फीस है। अब प्लीज सुनना फोकस के साथ, हमने ये कहा कि आपको अगर मस्ती है कि आपको एड्रेस करनी है। अच्छा, वैसे बेवकूफ़ी ये है कि जब हमने यूज़र को दे दी है यानी शेयर होल्डर को, तो वही ऑडिट तो वापस करके खाली रिपोर्ट पे नाम चेंज करना है। पर हमने बोला भाई स्कोप चेंज काम चेंज, स्कोप चेंज काम चेंज, ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर हमने कहा, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ,
हमने कहा कि भाई क्योंकि आप यूजर हैं, हमारी कॉस्ट वॉस्ट तो लग चुकी है, आपको उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, हम आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको इतने पैसे लगेंगे। अगेन कहने का मतलब ये है कि आपका एड्रेस ही एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका एड्रेस ही कौन होना चाहिए? एज, देखो ऊपर लिखा हुआ है, जो आपको अपॉइंट करेगा। अच्छा, दो बातें हो गई, पहली इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, दूसरा अच्छा आप किसी, अब एक बात समझिएगा फोकस के साथ, हाँ फोकस होकर सुनना तो मजा भी आया सुनने में। इसको सुनो, आपके रिपोर्ट हाथ लगी किसी कंपनी की, सही है, और वो एड्रेस हुई थी बैंक को, क्या आपके काम की है? नहीं। हो सकता है उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो जो उसके हिसाब से की गई हो, आपको यूज करनी चाहिए। अब ऐसे पास में हिस्ट्री में केसेस हुए हैं, सुनना, हिस्ट्री में केसेस ये हुए हैं कि एक बंदे के रिपोर्ट हाथ लगी कहीं से भी, बैंक से आ गई, तो उसने इस कंपनी में टकाटक पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी डूब गई। अच्छा, कंपनी ने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, ऑडिटर पे केस कर दिया। उसने बोला अबे होशियार, तेरे को बोला किसने था यूज करने को? हमने बोला मतलब कि तुम्हारी रिपोर्ट है, साइन है तुम्हारे। अबे मैंने कहा चस्सी ऊपर देख लिखा हुआ क्या है, बैंक को एड्रेस की हुई है। तो बोला व्हाट इफ अगर तुम मेंबर्स लिखते, तो मैंने कहा तुम यूज करते। अच्छा, मैंने कहा फर्क क्या था उस रिपोर्ट में? भाई उसमें स्पेसिफिकली कुछ चीजें करने को की गई थी, हमने से वही चेक की थी। तो तुम क्यों होशियार बने, तुम्हें स्कोप पता था? बोलते नहीं। तो बोले मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट देखी। तो मैंने कहा चस्सी ऊपर एड्रेस भी तो देखो ना, कि बैंक के काम किए, मेंबर के काम किए, बैंक के काम किए। तो भाई हमने उसके लिए स्पेसिफिक काम किया। हो सकता है आईएफसी हमें बोले कि स्पेसिफिक प्रोसीजर हमारे लिए काम करो, तो क्या वो चीजें सब पे एप्लीकेबल होती हैं? नहीं। तो आपने ये वही बोला एक यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टर था सही है। अच्छा पहले बताओ, बात क्लियर है? चलें आगे सुने, एड्रेस भी हो गया। प्लीज 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 फोकस के साथ, आखिरी जी पे हम क्लोज करेंगे इसको, प्लीज फोकस के साथ। हमने कहा जब रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाने लगे हम, तो रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया? इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। दूसरा क्या आ गया? एड्रेस ही आ गया। अच्छा तीसरी चीज सुनिएगा, तीसरी चीज ये आती है कि आप सबसे पहले बताएंगे ओपिनियन, काम की बात। अच्छा आईकैप भी सबसे पहले रिजल्ट बताता है ना, ये तो नहीं लिखता कि मैं मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको वापस बुलाया जाएगा, अगले 4 महीने और लगेंगे, तो ये तो नहीं होता। काम की बात होती है ना, कैफ, एग्जामिनेशन रिजल्ट, पास या मार्क्स, दोनों में से। फेल तो नहीं लिख के देता ना, लिखता है? अच्छा वाह यार, मतलब इतना फेस नहीं किया तो इसलिए पता नहीं है, किया है पर इतना नहीं किया। इधर सुनो, अच्छा प्लीज सुनना फोकस के साथ ओके चलें गुड। अब इधर सुनना प्लीज प्लीज यार, प्लीज फोकस इधर, फोकस के साथ सारे बच्चों इधर सुनो। अब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी भी दुनिया में किसी कंपनी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखेगा उसमें हेडिंग कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। दूसरा क्या दिखेगा? एज एप्रोप्रिएट। अच्छा आपने कब उसको इस्तेमाल करना है? जब मेंबर्स के लिए हो तो वो, अच्छा अब एक और चीज़ सिखाता हूँ, जब मेंबर के लिए होती है ना तो जनरल पर्पस होती है, जनरल आवाम के लिए होती है। जब स्पेसिफिक के लिए होती है तो आपके काम की, क्योंकि यू डोंट नो द स्कोप बिहाइंड इट। अब आगे सुनिएगा, जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब आप कहते हैं मैंने ये बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, दूसरा ये बता दिया इसके लिए है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ओपिनियन, सबसे पहली चीज़। अब देखो लिखा हुआ क्या है ओपिनियन के पैराग्राफ में। हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? हमने ऑडिट किया था, वी हैव ऑडिटेड। मैं ऑडिट करूंगा ये क्यों नहीं कह रहा, मैं कर चुके हैं सर, पागल हो गए आप, कर चुके हैं। वी हैव ऑडिटेड, ईडी, सही है। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, ये पता है क्यों? अब देखो मैं तुम्हें बारीकियां बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए तुम लोगों के साथ। बारीकियां क्या है? वो कह रहा है कि लिख के दो, हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इस कंपनी का, पता लगे किसी बंदे ने रिपोर्ट उठाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम ही नहीं आ रहा और कंपनी का नाम ही नहीं आ रहा, बोला ये ले इसने रिपोर्ट पे साइन किया हुआ है। तुम लोग बेहतरीन है, कंपनी पैसे डाले जाओ, कोई मसला ही नहीं है। बाद में पता लगे कंपनी के लग गए, तो देखना चाहिए कि भाई ऑडिटर पे जिम्मेदारी लगाई। भाई ऑडिटर ने कहा कि आप ये लिखें अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आपने ऑडिट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया था, इस कंपनी का किया था और इस साल का किया था। साल क्यों मेंशन कर रहा हूं? हर साल ऑडिट होता है, तो एक रिपोर्ट हर साल नहीं चला सकते, क्यों? हर साल का हिसाब किताब अलग है। तो पहले बताओ रिस्ट्रिक्शन समझ आ रही है कि ओपिनियन के अंदर आपने बड़ा स्पेसिफिक होकर ये देखना है कि भाई सही है मैं ओपिनियन दे रहा हूं, तो आपने अब यूं याद कर लेते ना
हम बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड XYZ, जो भी है। फिर ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है? बैलेंस शीट, P&L, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। अच्छा, अब इस पे एक वजाहत है, आपने क्यों यहाँ पे क्लियर किया कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस पे ओपिनियन दिया है। आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं पता, पर अब पता लग जाएगा कि अगर आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखें, क्या देखें भाई? एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, सही जी, और FS होते हैं। अच्छा, डायरेक्टर अपनी तफरीयां कर रहे होते हैं कि भाई हमने इस साल ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये सारी चीज़ें। मैं तुमसे एक बात प्यारी सी पूछता हूँ, क्या आप डायरेक्टर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं या FS? अच्छा, कल को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को एक शेयर होल्डर या कोई भी यूज़र, पहले डायरेक्टर रिपोर्ट लगी हुई होती है, फिर FS आते हैं, मुसीबत एक ही का पार्ट होते हैं। तो डायरेक्टर बोलते हैं हमने ये छतें फाड़ दी हैं, ये इन्वेस्टमेंट की, ये कमाया, वो हो फुल फायरिंग, तो ये आ गया। अब मसला ये है कि किसी शेयर होल्डर ने इस डायरेक्टर रिपोर्ट को देखा और अपना डिसीजन बना लिया। अच्छा, डिसीजन बना लिया क्या मतलब? या तो इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कुछ भी है, और बाद में आप पे आके केस कर दिया कि यार ये तो गलत लिखा हुआ था, तुमने मुझे बताया ही नहीं है, तुम अजीब आदमी हो। मैंने कहा भाईजान हेलो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी, तो वो बोले कहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या होते हैं उसके अंदर? ये मैंने कहा इससे बाहर नहीं था मैं। क्या ये बात समझ आ रही है बारीकियां कितनी हैं कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आनी चाहिए? सिंपल सी बात है, आपने बोला कि भाई हमने ऑडिट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया था, इस कंपनी का किया था, इस साल का किया था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही आ रहा है। अच्छा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्लैरिटी लाजमी है। अच्छा, अगर ये नहीं लिखे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है तो आपको केस कर सकता है ना, वो बोलेगा भाई ये तो सब एक साथ चिपका हुआ है, वो भी तो उसी का ही पार्ट है। तो आप बोलोगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये आता है। आप अपनी ऑब्लिगेशन क्लियर रखें, एग्रीड? चलें, अब सबसे पहले आपने कहा ओपिनियन में आपने क्या बताना, हमने ऑडिट किया था, इस कंपनी का किया था, इस साल का किया था, और FS में ये आता है, ये बता दिया। अब आप अपने प्यारे से जुमले यूज करेंगे, इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, यहां पे मैंने एक्सेप्ट फॉर क्यों नहीं लिखा? पक्का? अच्छा, तो ऐसा हो सकता है, प्लीज सुनना, एक तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, देखो अब बहुत ही टेक्निकल बातें करूंगा, ऑनलाइन वालों तुमसे भी और तुमसे भी थोड़ा विजिलेंट हो जाना, फोकस करा इधर देखना, तुम्हें थोड़ा दिमाग घुमाना है अभी यहाँ पे। इधर ये जो ओपिनियन दे रहे हो आप, अनमॉडिफाइड ओपिनियन लिखा हुआ है ऊपर। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये कि आपने उसमें छेड़खानी नहीं की, यानी बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि सब सही होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? पास लिखा हुआ आएगा, यही है ना अनमॉडिफाइड। मॉडिफाई, अब इसको मैं यूं भी समझाता हूं, भाई आप अगर फॉर एग्जांपल बाइक लेके आए, सही खरीदी हुई, अनमॉडिफाइड, मस्ती थी, हॉर्न लगा लिया, चीची पापा पूपू लगा लिया, वो आ गया, साइलेंसर निकलवा दिया, बजाते हुए जा रहे हो, ये क्या हो गया? मॉडिफाई। तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होती है? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब सब सही है। इसको यूं भी कनेक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, बोला बेटा क्या कर रहा है, नीचे बाइक भगा रहा है, चूंचू पापा करते हुए आया नीचे, साइलेंसर में ससुर के सामने उतर, हाँ ब्रो क्या हाल है इधर। तो कहने का मतलब ये है, भाई सुनना, कहने का मतलब ये है कि भाई उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि अनमॉडिफाइड होगा बच्चा, ये तो पूरा मॉडिफाइड है। इधर बोला आज तो घुमा के लाते हैं एक पहिए पे, इधर खैर ससुर बोलेगा तू आगे बैठ मैं पीछे। खैर सुनो फोकस के साथ प्लीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से प्लीज, फोकस करें इधर। अब कनेक्शन, अनमॉडिफाइड का अल्फाज मैं जब भी यूज करूंगा तो प्लीज आपने ये याद रखना है कि उसमें कोई छेड़खानी, सब सही है। अच्छा, जब मैं बोलूं मॉडिफाई हो गई रिपोर्ट तो मसला है, अभी सिखाया। अच्छा आप सुनो कहानी क्या कहना चाह रहा हूं। हमने लिखा वी हैव ऑडिटेड XYZ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें यही आ रहा है इस साल के लिए, और हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। क्लियर है? अनमॉडिफाइड। तो पहला वाला जो फिरका है ना वो चेंज नहीं होगा। अब व्हाट इफ आपको कोई मसला मिल जाए, तो क्या ये नहीं लिखोगे वी हैव ऑडिटेड? हाँ या नहीं? पक्की बात है।
तो ये तो बताना आपने, वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, और जिसमें अंदर ये आता है। ये लिखने के बाद आप सिर्फ उसमें तब्दीली ये करेंगे, इन आर ओपिनियन, अगर एक्सेप्ट फॉर है या बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, तो ओपिनियन तो दोगे ना, पक्की बात है। ओके, अब ये आ गया मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, जब मिस स्टेटमेंट हो, गलती हो। अच्छा, अब या तो एविडेंस ही अवेलेबल नहीं हो। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो मुझे बताओ, क्योंकि यहां पे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। ऑनलाइन वालों आप लोगों ने तो फोकस होकर बताना है, आप बताना, स्नेहा सोच के बताना, सही है। जल्दी तुम लोग सोच लेना, बीच में नहीं बोलना। ऑनलाइन वालों तुम बोल सकते हो। अगर मुझे सबूत ही नहीं मिला, एग्जाम्पल मैं ऑडिट करने लगा था, सही है, और ऑडिट करते करते जब मैं गया तो मैंने बोला भाई यार ये मुझे एजिंग रिपोर्ट देना, मुझे देखना। बोला नहीं है, बनती नहीं है। मैंने कहा अच्छा सही है भाई, नहीं बनती होगी। तो मैंने कहा ये हिसाब किताब कैसे होता है, रिसीवेबल कैसे बस हो जाते हैं। मैंने कहा सही है भाई। मैंने कहा यार वो पीपी मुझे ऑडिट करना है, मुझे डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना है, फिक्स एसेट रजिस्टर दे दो, याद है, एफएआर। मैंने कहा वो दे दो, बोले जल गया, नहीं है। मैंने कहा अच्छा इनवॉइसेस दे दो, सेल वेरीफाई कर लूँ, नहीं है। क्या ये एविडेंस अवेलेबल नहीं है? इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, आपका स्कोप क्या था? सबूत इकट्ठा करना। क्या इस सबूत इकट्ठा करने में एक हर्डल आ गया? इसको हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। अब मेरा आपसे एक प्यारा सा सवाल है इसमें कि आप क्या यहां पे ये वाले अल्फाज से शुरू करेंगे, वी हैव ऑडिटेड? यस, नहीं करेंगे, ऑडिट किया ही नहीं करेंगे। ये तो अब यही तो फंस जाता है बच्चा। तो सुनो, नहीं कह, सुनो यहां पे इसकी जगह ना, प्लीज सुनना, मुझे भी तो कहने दो ना। हम यहां पे लिखेंगे वी वर एंगेज्ड टू डू ऑडिट। हमें ऑडिट के लिए रखा गया था जबकि हम कर नहीं सके। और फिर वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, और फिर इसके आगे लिखूंगा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो नीचे बताया इसकी वजह से मैं ऑडिट नहीं कर पाया। तो रिपोर्ट तो फिर भी दे रहा हूं, पर क्या उसके ऊपर ओपिनियन के अंदर ये लिख के दे रहा हूं कि वी हैव ऑडिटेड, या हम कह रहे हैं हम इंगेज किए गए थे? और फिर नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन में सब बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से सबूत नहीं मिले। एग्रीड है? पक्की बात है। तो इस बात को वापस से कर लेते हैं, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं ना। देखो यार, अब यहाँ पर बच्चे ने जार्गन यूज कर रहे हैं, स्पेशली डिस्क्लेमर वगैरह, मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं या तो मॉडिफाइड या तो अनमॉडिफाइड, इतना रख लें फिलहाल। वापस से आपसे आज मैं पूछूं, प्लीज जल्दी सोच के बताना मुझे। आज मैं आपसे पूछूं एक सवाल, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे? अब थोड़ा सा ऑडिट की जबान में बात करेंगे, जब आपको सबूत मिल जाएगा, और सबूत में कोई मिस स्टेटमेंट। वापस से अनमॉडिफाइड कब? जब एविडेंस मिल जाएगा और सबूत में कोई गलती। क्लियर है? चलो ओके। अब दूसरी चीज बताओ, तुम लोग सब बताओगे। मैंने ऑडिट किया, वी हैव ऑडिटेड लिखूंगा, सही है। मुझे सबूत मिल गया पर कोई मिस स्टेटमेंट है, मैं दो बातें पूछूंगा, वी हैव ऑडिटेड लिखूंगा, पक्का? अच्छा, ओपिनियन मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड, बस गलती मिली है, मॉडिफाइड, बस मॉडिफाइड तक रहे, बाकी चीजें साइड में। अब आगे हम ये नहीं कर रहे कि यार क्या क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, वो सब साइड बाद में देखेंगे। आगे मैंने ऑडिट करने की कोशिश की, सही है, मुझे सबूत ही नहीं मिला। पहले तो एक बात बताओ, ओपिनियन दूंगा, पर यहां पे शुरू कहां से करूंगा? वी वर एंगेज, और फिर मैं ये बोलूंगा जिसकी वजह से मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, लिखूंगा, पर बोलूंगा जिसकी वजह से मैं ओपिनियन, क्योंकि मुझे सबूत ही नहीं मिला। तो ओपिनियन दूंगा नहीं, इसको हम कहते हैं ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दूंगा, डिसरिगार्ड कर दूंगा कि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। अच्छा, ओपिनियन ना देने की कोई स्पेसिफिक वजह है? अच्छा, आप मुझे बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, ओपिनियन किस बिना पे देते हो? एविडेंस है तो ओपिनियन भी, पर ओपिनियन का सेक्शन आएगा, पर आप बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो मैं नीचे बता रहा हूं बेसिस फॉर ओपिनियन में, उसकी वजह से मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। क्लियर है? अच्छा, एक आखिरी बात, तुमने ऑडिट किया, तुम्हें सबूत मिल गया और सब गलत है, तो वी हैव ऑडिटेड लिखोगे? पक्का? चलो वी हैव ऑडिटेड लिखेंगे, पर वी हैव ऑडिटेड के बाद
जब असल ओपिनियन दोगे तो क्या वो मॉडिफाइड होगा अनमॉडिफाइड? भाई इतना सा रख लेते हैं ना कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। आज के बाद मैं आपसे ये पूछूं कि मॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? आप बोलेंगे या तो गलती हो या तो एविडेंस अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? अब इसकी ट्रू लफाजी क्या होती है वो सीखेंगे बहुत डिटेल में। अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि हर एक कंटेंट के अंदर बेसिक क्या आता है। फिर आपको पता है ये चैप्टर को कुल मिला के अगर आप अपनी बुक के पेजेस देखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी इसमें, इतना लेंदी चैप्टर है। इसके अंदर कुल मिला के 9 चैप्टर्स हैं। कितने? 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर्स मुझे रिपोर्ट के साथ कराना है, इंटरकनेक्टेड। उस 9 चैप्टर में से मैंने एक अलग कर दिया जिसमें कंटेंट्स डाल दिए। सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे इस कंटेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब मैं आगे जाके बताऊंगा ना तो आपको ये अनयूजुअल चीज़ नहीं लगे कि इस कंटेंट में आता क्या है। अच्छा, बिफोर वी क्लोज एक चीज़ बता दो जल्दी से। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? दूसरा एज अप्रोप्रिएट। अच्छा, ओपिनियन का सेक्शन आएगा। अच्छा, इसमें हम बताएंगे हमने ऑडिट किया था, इस कंपनी का किया था, इस साल का किया था, एफएस में ये आता है। फिर आपने देखना है कि ओपिनियन अनमॉडिफाइड देना है या अच्छा, अगर अनमॉडिफाइड होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मॉडिफिकेशन किस वजह से आएगी? एविडेंस नॉट अवेलेबल। क्लियर है? इसको यहाँ तक रखें, अगली क्लास में हम करते हैं आगे। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज़। प्रीवियस रिकॉर्डिंग से कायनात। सही है? मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज़।